हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लास। दोस्तों आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 जो कि है बीआरएस। आप में से बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बीआरएस स्टार्ट करा दो, बहुत टफ चैप्टर है। देखो बीआरएस बहुत टफ चैप्टर नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने एक ही कंडीशन है, अगर आपने इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है, अगर उसने आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे इजी चैप्टर आपको कोई सा नहीं लगेगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें बस एक कैश बुक होगा, एक पासबुक होगा, दोनों को कंपैरिजन करना होता है कि आखिर इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आ रहे हैं। तो मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा। उसके बाद देखना आप ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर पाओगे। एक ही कंडीशन है, अगर आपने वीडियो स्किप की होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपने खुद नहीं देखे होंगे अच्छे से, तो अब मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने वीडियो प्रॉपर देखा है, सारे कॉन्सेप्ट आपने प्रॉपर समझे, तो मेरी गारंटी है कि आप बीआरएस का कोई सा भी क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। तो सबसे पहले बात होती है कि सर बीआरएस आखिर क्यों बनाते हैं और बीआरएस होता क्या है। तो देखो हमारे पास दो चीज होती है, एक जो होता है उसको हम बोलते हैं कैश बुक और दूसरा है पासबुक। आप दोनों से बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। देखो कैश बुक जो होता है ना, कैश बुक मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में कैश बुक ही कंप्लीट कराया है। कैश बुक क्या है, देखो कैश बुक दो तरह के होते हैं, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। तो हमें डबल कॉलम में कौन कौन सा बैलेंस होता है, तो सर डबल कॉलम में दो कॉलम होता है, कैश का और एक बैंक का, और एक कैश का और एक बैंक का। तो हमें जो कैश बैलेंस है यानी कैश का जो कॉलम है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। पहले आप ये ढंग से समझो कि आखिर बीआरएस होता क्या है और किन दो बैलेंसेस में हमें कंपेयर करना होता है। अगर आपको ये क्लियर है तो आपका 50% कॉन्सेप्ट यही कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरी मंथ एंड में या वीक एंड में जो बैलेंस आता है उसको मैं बोलता हूँ बैलेंस सीडी। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे कैश में 20,000 बैलेंस आया और जो बैंक में आया वो 35,000 बैलेंस आया। पहली बात जो कंपैरिजन होता है वो बैंक बैलेंस होता है, यानी कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक से हमें कंपैरिजन करना होता है। जब हम कैश बुक वर्ड बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर कैश बुक का कंपैरिजन और पासबुक का कंपैरिजन। भाई कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, सिंगल कॉलम तो हटाई दो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है पास इसमें बीआरएस में। डबल कॉलम में कौन से कॉलम का कंपैरिजन है, बैंक वाले कॉलम का। बैंक बैलेंस और पासबुक का कंपैरिजन है ना। यार एक बात बताओ, मेरे यहाँ कैश बुक बनाया, कैश बुक कौन सा, सिंगल कॉलम या डबल कॉलम में भी अगर ये कैश जो कॉलम है, ये जो कैश का सीडी आया कितना है 20,000 रुपीज। ये जो मेरा कैश का सीडी कितना शो कर रहा है 20,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि शायद कैश में 20,000 रुपीज हमारे पास है। अब क्या इसका कंपैरिजन मैं पासबुक से करूं क्या, क्या मतलब है, जो मेरे पास कैश है ऑलरेडी, जो मेरे यहाँ पे बिजनेस में कैश पड़े हुए उसका कंपैरिजन पासबुक से कैसे करोगे, क्योंकि वो तो मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करे। तो सर किसका कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा जो मैंने अपने यहाँ बैंक बैलेंस यानी जो मैंने अपने यहाँ बैंक अकाउंट बनाया है या बैंक का कैश बुक बनाया है उसका अमाउंट, और जो मेरी पासबुक में एंट्री होकर आएगी उसका अमाउंट, इन दोनों का कंपैरिजन होगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो कंपैरिजन कैश कॉलम का नहीं करना, कंपैरिजन मुझे बैंक कॉलम का करना है। ये जो मेरा लिखा है बाई बैलेंस सीडी, बैंक में कितना पैसा शो कर रहा है 35,000, यानी कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 35,000 रुपए होने चाहिए। सिंपल है ना, या तो कैश बुक के अकॉर्डिंग या बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग। देखो जिस मैंने बताया था कि जिस बिजनेस में कैश बुक बनाया था उसमें बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एज इट इज जो कैश बुक है ये लेजर का भी पर्पज फुलफिल कर देता है। ठीक है ना। देखो ये मेरा मान लो बैंक अकाउंट है, यहाँ पे मैंने एक बैंक अकाउंट बनाया और बैंक अकाउंट में लास्ट में जो मेरा बैलेंस सीडी आया वो मेरा 35,000 आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बैंक अकाउंट हमने बनाया है, अपने यहाँ पे अकाउंट बिजनेस में बनाया जाता है, और जो हमने बैंक अकाउंट यहाँ बनाया है उतना ही पैसा मेरे बैंक अकाउंट वहां बैंक में होना चाहिए ना। सिंपल सी बात है। तो मैंने जो बैंक अकाउंट अपने बिजनेस में प्रिपेयर किया है उसमें शो हो रहा है कि सीडी 35,000, बहुत अच्छी बात है। और ये रहा पासबुक, उसी बैंक अकाउंट का पासबुक होगा, जो कौन बनाएगा, जो इसको प्रिपेयर कौन करेगा, इसको सर करेंगे बैंक वाले, मतलब बैंक वाले एंट्री करेंगे। तो मैं गया बैंक में एंट्री कराने और वहां पे जो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है वो 30,000 लेट सपोज शो कर रहा है। समझ में आ रहा। तो अब दिक्कत ये है कि यार जो मैंने बैंक अकाउंट बनाया है अपने घर पे, अब बैंक अकाउंट बनाया है जो अपने बिजनेस का, जो अपने बिजनेस में बनाया है, वहां पे तो 35,000 लिखा हुआ है, लेकिन उसी बैंक अकाउंट का जो पासबुक है यानी जो बैंक वालों ने मुझे दिया प्रिंट करके, उसमें बैलेंस हो रहा है 30,000।
तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, जबकि यही चीजें यहाँ पे भी आनी चाहिए 35-35। अब दोनों में डिफरेंस आ रहा, तो डिफरेंस क्यों आया है, इस डिफरेंस को क्यों आया है, उसका क्या रीजन है, और उसको रिकॉन्साइल कैसे करेंगे, यानी उसको हम फाइंड आउट करके बराबर कैसे करेंगे, उसी चीज को हम बोलते हैं BRS जो हम बनाएंगे। यानी इसको और इसको रिकॉन्साइल करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे उस स्टेटमेंट को बोलते हैं BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये बात बिल्कुल आप क्लियर रखना कि कंपैरिजन किसका करना है, कैश बुक बोला इसका नहीं, कैश वाले कॉलम का कंपैरिजन करना है यार, कैश वाले कॉलम का कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं है यार, जो कैश बिजनेस में है उसका पासबुक में एंट्री तो वैसे भी नहीं होगी, एंट्री वही होगी जो मेरे बैंक में पैसे जो मैंने डिपॉजिट किए हैं निकाले हैं, और बैंक में जो डिपॉजिट किए यानी बैंक अकाउंट या बैंक कॉलम के ट्रांजेक्शन को शो कर रहा है, तो सिंपल वाले ये वाले अमाउंट और इस वाले अमाउंट को कंपैरिजन मुझे करना है, और उसी चीज को हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, BRS एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर बाय अकाउंट होल्डर, कौन बनाता है, कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, बिजनेस के द्वारा बनाया जाता है, अकाउंट होल्डर यानी मेरा अकाउंट है ना, तब मैं ही बनाऊंगा, ऑन पर्टिकुलर डेट, किसी एक डेट पे बनाऊंगा, टू रिकॉन्साइल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विथ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। क्या लिखा देखो, टू रिकॉन्साइल बैंक बैलेंस, यानी किसको, बैलेंस को रिकॉन्साइल करने के लिए, बैंक बैलेंस को, एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है विथ किसके साथ, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, मतलब बैंक स्टेटमेंट बोलो या पासबुक, किसके साथ रिकॉन्साइल करना है, तो सर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, इन दोनों को रिकॉन्साइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं BRS। रिकॉन्साइल कब की जाएगी, जब दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस होंगे। सर यहाँ भी 35 और यहाँ भी 35, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, तो BRS की कोई जरूरत ही नहीं है। रिकॉन्साइल कब करोगे, जब कोई प्रॉब्लम होगी, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखा देखो आगे, सोइंग एंट्रीज बिकॉज ऑफ विच डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एग्जिस्ट, कह रहा है कि ये चेक करेंगे कि आखिर इन दोनों बैलेंस के बीच में क्यों डिफरेंस आ रहा है, उसका रीजन पर्पज क्या है। तो सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कैश बुक में आपका जो बैंक बैलेंस है, कैश बुक में बैंक बैलेंस है, यानी जो बैंक अकाउंट बोल सकते हो, या फिर बोलो कि बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है और जो पासबुक में बैलेंस है, ये दोनों डिफरेंस हो सकता है क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो रीजन क्या है, ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस आते हैं। सबसे पहला क्या रीजन है, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, टाइमिंग की वजह से भी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस आते हैं। सबसे पहला क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसकी वजह से भी डिफरेंस आता है। क्या मतलब इस चीज का, मतलब ये है कि देखो अब जब आप चेक इशू करोगे, बहुत सिंपल सी बताओ, जब आप मान लो कि आपने किसी पर्सन को XYZ को चेक दे दिया 10,000 रुपीज का, तो आप क्या करोगे, तो सर आपने पढ़ाया था कैश बुक में, जब हम किसी को चेक देंगे तो बैंक बैलेंस कम कर देंगे, और बैंक बैलेंस कम करने के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे, लेट सपोज हमने XYZ को चेक दिया 10,000 का, तो बाई XYZ 10,000, यही करोगे ना। कैश बुक में बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड आप एंट्री करोगे कि मेरा पैसा कम हो गया, तो मैंने वहां पे क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे आपने एंट्री कर दी, तो यहाँ के अकॉर्डिंग यानी आपके कैश बुक के अकॉर्डिंग आपका पैसा गया, तो आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्या लिखा है, बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट अभी तक वो पेमेंट लेने नहीं आया, तो क्या जो मेरा पासबुक में 10,000 डेबिट होगा, क्या नहीं होगा सर, मैंने तो क्रेडिट कर दिया लेकिन पासबुक में डेबिट हुआ ही नहीं, तो यहां से तो मैंने पैसे कम कर दिए लेकिन मेरे अकाउंट से पैसा तो कटा ही नहीं, तो जब सर कटा ही नहीं तो डिफरेंस आ गया। अब मैं ये अपना कैश बुक का अगर मैं CD निकालूंगा तो कुछ और बैलेंस शो करेगा और पासबुक में ज्यादा बैलेंस शो करेगा। देखो कम शो करे या ज्यादा शो करे मैटर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि डिफरेंस है। अब बोलोगे सर ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ देंगे, ऐसे कैसे अच्छी बात है, ज्यादा तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है, दोनों बैलेंस सेम होना चाहिए। तो ये डिफरेंस आया कि नहीं आया, क्योंकि वहां से डेबिट ही नहीं हुआ है और यहां से मैंने क्रेडिट कर दिया। एक बात और आपको आ रही है कि सर ये डेबिट और ये क्रेडिट का क्या मतलब, इधर हम
पैसा जा रहा था हम क्रेडिट कर रहे हैं, और वहां बैंक में पैसा जाता तो डेबिट करते हैं। तो देखो बैंक वाले डेबिट क्यों करते हैं, ये तो आपको चैप्टर 8 में समझ आना चाहिए था। देखो कभी भी जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ध्यान से सुनना, तो बैंक में जब पैसा जाएगा तो बैंक वालों के लिए लायबिलिटी होती है। बैंक का अपना पैसा तो होता नहीं। मैंने 1 लाख रुपए अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जरा मुझे बताओ, बैंक के पास कैश तो आया, पर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो कैश उनका पर्सनल एसेट है क्या? नहीं सर, उनके लिए ये क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी को क्या कर देते हो? एज अ लायबिलिटी मान के वो क्रेडिट कर देते हैं। बात समझ में आई? एज अ लायबिलिटी मान के आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, यानी एक तरह से आप बैंक का क्रेडिटर बन गए, यानी बैंक को अपने पैसे दिए। और क्रेडिटर को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। यानी अगर मान लो कि आपका नाम श्याम है, तो वो क्या कर देंगे? श्याम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कैश में डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट थोड़ी बनाएंगे, आपका श्याम अकाउंट है ना, तो बैंक वाले श्याम अकाउंट बनाएंगे। तो श्याम अकाउंट में क्या कर देंगे? ये पासबुक किसका है? श्याम का है, ठीक है। तो श्याम अकाउंट में वो लोग कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि श्याम उनके लिए लायबिलिटी है। और जब आप पैसे निकालोगे तो वो लायबिलिटी उनकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। मैंने पैसे बैंक को दिए थे 1,20,000 रुपए निकाल लिए, तो 20,000 से लायबिलिटी उनकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब लायबिलिटी कम होता तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए जब हम पैसे निकालते हैं तो बैंक कर देता है डेबिट, और जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक करता है क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे जब हम कैश बुक बनाते हैं या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे हमारा अलग पर्पज है। यहाँ पे हमारा खुद का पैसा होता है, और एसेट आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। हमने पढ़ रखा है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, ओके, इट वाज गोज आउट। या फिर वो भी पढ़ रखा है मॉडर्न वाला कि डेबिट होगा इंक्रीज होगा तो, और क्रेडिट होगा डिक्रीज होगा तो, ठीक है ना। तो इसलिए हम डेबिट क्रेडिट करते हैं और वो लोग भी डेबिट क्रेडिट करते हैं। लेकिन रीजन क्या है? वो लोग क्रेडिट को करते हैं इंक्रीज और डेबिट को करते हैं डिक्रीज, क्योंकि लायबिलिटी लेके चलते हैं और हम लोग एसेट लेके चलते हैं, इसलिए क्रेडिट को डिक्रीज और डेबिट को इंक्रीज। तो पहले ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि सर डिफरेंसेस क्यों आते हैं, तो ये आपके सामने इसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। दूसरा, चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट एट क्लियर। ये भी हो सकता है कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि मेरे पास एक चेक था, आप लोगों ने मुझे एक चेक दिया 10,000 रुपए का, और मैंने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जरा मुझे बताओ कि बैंक में जब चेक डिपॉजिट करते हैं तो आप कैश बुक में क्या एंट्री करते हो? सर कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट साइड, यानी हम कैश बुक को करेंगे इंक्रीज। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? टू चेक इन हैंड, मतलब मेरे पास जो था 20 क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। मान लो मैंने 20,000 रुपीज अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने क्या किया? मैंने सिंपली अपने बैंक कॉलम को इंक्रीज कर दिया। तो अब मैं सीडी अगर निकालता हूं तो मेरा 20,000 रुपीज से ज्यादा सीडी आएगा। मैंने 20,000 रुपए जमा कर दिया तो मैंने अपना बैंक कॉलम इंक्रीज कर दिया, बट एक्चुअल में यहाँ पे 20,000 रुपीज क्रेडिट नहीं किया गया। मतलब बैंक में चेक तो दे के आ गया, लेकिन उन्होंने मेरे बैंक में मेरे पासबुक में पैसा नहीं चढ़ाया, मतलब उन्होंने पैसा अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या लिखा है? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एट क्लियर। मतलब अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है कि टाइम हो चेक क्लियर होने में, हो सकता है बाउंस हो गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्लियर नहीं हुआ है। तो डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मैंने यहाँ से अपना बुक तो इंक्रीज कर दिया, बट रियल में पासबुक इंक्रीज तो हुआ नहीं, जो था वही था। लो आ गया डिफरेंस। तो इनकी वजह से डिफरेंस आता है। वैसे ये सारे टोटल कितने 10 डिफरेंस है, ये सारी की वजह से डिफरेंस आता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आपको कहीं भी आप पढ़ोगे, कोई टीचर बोलेगा कि देखो चेक डिपॉजिट होगा बट नॉट क्लियर तो ऐड कर दो, चेक डिपॉजिट बट ये चेक डिपॉजिट हमने इशू कर दिया और लेने नहीं आया तो लेस कर दो, ये कर दो वो कर दो। मतलब आप लोग रटना नहीं है, ये नहीं है कि इसको ऐड करना है, इसको लेस करना, लेस करना, ऐड करना, ऐड करना है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक तो इसको लेस कर दो, ऐसा कोई लिखवाता है तो बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि आपको रटना नहीं है कि अगर वो वर्ड थोड़ा सा चेंज करेगा तो फिर आपको गलत हो जाएगा। रटना बिल्कुल नहीं है। ये जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितने भी रीजंस हैं, इनका सॉल्यूशन क्या होगा मैं आपको एक एक समझा दूंगा। समझ लोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जैसे आपके बुक में लिखा है और जैसे कोई भी आपको पढ़ाएगा तो यही बोलेगा कि देखो बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको आप करना ऐड कर देना। दूसरा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, तो इसको आप करना लेस कर देना। उसके बाद बोलेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड
बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसको आप ऐड कर देना। मतलब अगर ये सारी चीजें होंगी तो इसको ऐड करना, इसको लेस करना, इसको लेस करना, इसको ऐड करना, मतलब ऐसे ही आपको याद करा देंगे। आपको एक भी इसमें से याद करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो पहले हम रीजन समझ लेते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी देख लेंगे। याद नहीं कराऊंगा मैं, मेरी गारंटी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस समझते चलो ध्यान से। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि बैंक वाले और पासबुक वाले को हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दूसरी बात, इसमें इसका कौन सा बैलेंस होता है, अच्छा हाँ एक चीज और समझो, कैश बुक का जो बैलेंस होता है ये डेबिट बैलेंस होता है, ये आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और पासबुक का जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आ गया ना, कैश बुक हमारा क्या है, एसेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है, और पासबुक बैंक वालों के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए वहां पे क्रेडिट बैलेंस लिखा होता है। क्लियर है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कंपैरिजन बैंक कॉलम को और पासबुक को हमें करना होता है। तीसरी बात, डिफरेंस, दो डिफरेंस मैंने समझा दिए। अब ये देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड कर दिए बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इससे भी डिफरेंस आ सकता है। क्या मतलब है सर, देखो सबसे पहला क्या लिखा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट पेमेंट कर दी, अब मैंने, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े थे 10,000 रुपए, बैंक ने 1,200 रुपए उसमें इंटरेस्ट दे दिया, तो कितना हो गया, तो सर मेरे अकाउंट में 11,200 हो गया, यानी बैंक ने मेरे अकाउंट में 1,200 रुपए क्रेडिट कर दिया। सर क्यों क्रेडिट किया, इंटरेस्ट के लिए, लेकिन मुझे तो पता नहीं था ना, मैं तो जब उसकी एंट्री कराऊंगा तब समझ में आएगा, मुझे पता नहीं था, तो मैंने अपने कैश बुक में क्रेडिट साइड कोई एंट्री नहीं की, कैश बुक में क्रेडिट साइड कोई एंट्री नहीं की, तो क्या डिफरेंस आया कि नहीं आया, सर बिल्कुल आ गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो भी डिफरेंस आ सकता है। बैंक चार्जेस, मान लो कि बैंक ने जैसे इंटरेस्ट दिया है वैसे कोई चार्ज लगा दिया, एसएमएस चार्ज लगा दिया, नेट बैंकिंग चार्ज लगा दिया, हमने पासबुक प्रिंट कराया उसके चार्ज लगा दिया, हमने नया पासबुक लिया, हमने चेक लिया, एटीएम कार्ड लिया, कुछ भी, कोई सा भी बैंक ने किसी भी टाइप का चार्जेस लगा दिया, चार्जेस जब बैंक लेता है तो हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक उतना पैसा डेबिट कर देता है अगर बैलेंस हो तो बैंक ने क्या किया, यहां से 500 रुपीज डेबिट कर दिया चार्जेस के रूप में, तो बैंक बैलेंस कम हो गया, और मैंने को पता ही नहीं था कि मैं डिक्रीज करूं, तो मैंने इधर कहीं भी एंट्री नहीं की अपने पासबुक में, तो इससे भी मेरा क्या आ सकता है, डिफरेंस आएगा बैलेंस में। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, यानी किसी तरह का डिविडेंड, किसी तरह का इंटरेस्ट, जब हम मार्केट में कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से इंटरेस्ट भी मिल सकता है या डिविडेंड भी मिल सकता है। डिविडेंड होता है प्रॉफिट, यानी कोई कंपनी, किसी कंपनी का आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो वो शेयर्स अगर आप पार्ट ऑफ प्रॉफिट देगी तो आपको डिविडेंड बोला जाएगा, और वो कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं देती, डायरेक्ट इंटरेस्ट देती, जैसे डिवेंचर्स वगैरह हो गया, तो उस चीज को इंटरेस्ट बोला जाता है। मतलब कुछ भी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर आपको डिविडेंड मिलता है या कहीं से कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया अपने कैश बुक में, उससे भी डिफरेंस आ सकता है। मान लो कि मेरा बैंक अकाउंट है, मैंने रिलायंस में 1,00,000 रुपए लगा रखे, रिलायंस ने मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया, अब मेरे अकाउंट में 5,000 तो आ गया, लेकिन मैंने अपने कैश बुक में कोई एंट्री तो की नहीं थी, तो जब कोई एंट्री नहीं की और बैंक मेरा क्रेडिट हो गया 5,000 से, लेकिन मेरा कैश बुक डेबिट नहीं हुआ 5,000 से, मतलब कैश बुक में आने की एंट्री नहीं की और बैंक में एंट्री हो चुकी है, तो इससे भी डिफरेंस आएगा। उसके बाद लिखा डायरेक्टली डिपोजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सिंपल सी बात है, उसने बताया नहीं, मेरे को चेक डिपॉजिट कर दिया मेरे बैंक में, तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश बुक वहीं वहीं, तो भी डिफरेंस आ सकता है। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, मैंने एक बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया था, बिल डिस्काउंट का मतलब बहुत अच्छे समझा चुका हूँ, कैश बुक में डिस्काउंट करा लिया था और उसके बाद वो क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो भी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, डिसऑनर का मतलब क्या था, फिर समझाता हूँ, चलो मैंने कोई चेक दिया, कोई बिल दिया बैंक को और बोला कि भाई अभी इसका टाइमिंग है लेकिन मुझे अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक कुछ चार्जेस काट के मुझे पेमेंट कर देता। लेट सपोज मैं 10,000 रुपए का चेक दिया, 3 महीने का टाइम था, बैंक ने कहा देखो 9,000 रुपए दे दूंगा, अभी चाहिए तो ले लो, 1,000 रुपए डिस्काउंटिंग चार्ज लेगा, तो मैंने 9,000 रुपए लेके आ गया, तो मेरे 9,000 रुपए यहाँ पे क्रेडिट हो गए और बैंक में भी मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, बट वो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होता है ना तो क्या करता है कि बैंक ऑटोमेटिक मेरे बैंक से पैसा निकाल लेता है, मतलब जो मैंने बैंक को बिल देके पैसे लिए थे ना, अब वो जिस पर्सन के नाम पे वो चेक था उसने पैसा नहीं दिया बैंक को, तो क्या हो गया, चेक हो डिसऑनर। अब डिसऑनर होगा तो बैंक क्या करेगा कि मेरे अकाउंट से जितना उसने मुझे पैसे दिए थे और जितने का वो चेक था, यानी डिसऑनर
डिस्काउंट जो मैंने कराया था वो चार्ज ऐड करके 9,000 रुपये उसने मुझे दिए थे और 1,000 रुपये चार्ज काटे थे, पूरा 10,000 रुपये जितने का बिल था उतने पैसे मेरे अकाउंट से डेबिट कर लेगी। तो ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिसऑनर। तो उस केस में मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, तो यहां मैंने कोई एंट्री नहीं की, तो वो भी डिफरेंस आ सकता है। बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, और क्या हो गया, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, किसी भी कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने क्या कर दिया, बिल कलेक्ट कर लिया, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, इससे बैंक में डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद क्या, एरर्स एंड ओमिशन, और ये जो है ये कोई गलती हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, मैंने बैंक के पैसा जमा डिपॉजिट किया और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की, या विड्रॉ किया कोई एंट्री नहीं की, या बैंक से भी कोई मिसप्रिंट हो गया, तो इसकी वजह से भी एरर्स आ सकता है, यानी डिफरेंस दोनों में आ सकता है। तो ये टोटल 10 रीजन है जिसकी वजह से हमारे बैंक कॉलम, कौन सा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के बैंक कॉलम में और पासबुक के दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है सर, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि बीआरएस क्या होता है, कब बनाया जाता है, और इसका क्या पर्पज है, बनाने का रीजन क्या है, और दोनों बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता है। अब एक ही चीज है कि सर इस डिफरेंस को ठीक कैसे करना है, यानी रिकॉन्साइल करना कैसे करना है। अब आपको इन दोनों डिफरेंस को ठीक करने के लिए, यानी रिकॉन्साइल करने के लिए, पता करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और उस स्टेटमेंट का नाम है बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो एक बार आप उस स्टेटमेंट को बनाना सीख जाओ और उसमें जो भी रीजन है, इन रीजन को कैसे ठीक करना है, अगर आप एक बार समझ जाओ, याद नहीं करना, समझ जाओ, तो आपका ये चैप्टर 100% खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हम बीआरएस के अब कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है, हमें ये समझना है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, इन सब का क्या मतलब होता है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो देखो, अगर कैश बुक में क्रेडिट साइड, यहाँ पे जो बाई बैलेंस सीडी यानी जो क्लोजिंग बैलेंस शो करता है, यहाँ पे लेट हमने 30,000 बोल दिया, ठीक है, तो ये 30,000 क्या शो कर रहा है, तो सर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है, यानी हमारे बैंक में 30,000 रुपीज होनी चाहिए। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा तभी क्रेडिट साइड सीडी आएगा, है ना। मान लो कि यहाँ पे टोटल बैंक में था 1 लाख रुपीस और यहाँ भी था 1 लाख रुपए, ठीक है, और यहाँ जो हमारा था 70,000 रुपए, तभी तो यहाँ पे सीडी 30,000 रुपए आया है ना। तो 30,000 रुपए तभी आएगा जब डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा, यानी जो क्रेडिट साइड अमाउंट निकल के आता है उस सीडी को डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और जो डेबिट साइड अमाउंट निकल के आएगा उस सीडी को क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। तो फिलहाल ये कौन सा है, तो इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है यानी फेवरेबल है, यानी सही है, फेवरेबल और डेबिट बैलेंस का मतलब एक ही है कैश बुक के केस में। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि कैश बुक का फेवरेबल का मतलब है डेबिट बैलेंस, कैश बुक में फेवरेबल का मतलब है डेबिट बैलेंस। अच्छा सर, अगर सीडी इधर आ गया तो हो सकता है ना, मैंने बताया था ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट जब मैंने कैश बुक पढ़ाया था तो उसमें समझाया था कि बैंक के केस में कभी भी कैश वाले कॉलम में, यानी जो कैश का कॉलम है, यहाँ पे सीडी कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी कैश ओवरड्राफ्ट हो ही नहीं सकता। जितने आपके पास कैश है वही आप खर्च करोगे, या तो यहाँ पे सीडी आएगा या कुछ नहीं आएगा। नेगेटिव बैलेंस सिर्फ बैंक के केस में आ सकता है, क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है, यानी जितने मेरे पास पैसे थे उससे ज्यादा मैं खर्च कर सकता हूं। अगर यही सीडी यहाँ पे नहीं आता, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जो मेरा डेबिट में कितना था, तो सर डेबिट में था 1 लाख रुपीस, और क्रेडिट में मैंने जो पेमेंट किया 1,05,000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो अब जो मेरा सीडी निकल के आएगा बैंक का वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, तो इस हम बैलेंस को बोलेंगे बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर क्या बोलेंगे हम, कैश बुक, क्या बोलेंगे ब्रैकेट में, क्रेडिट बैलेंस, ये हमारा है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना।
तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? तो सर क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस, यानी ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, लायबिलिटी को शो करता है। तो सिंपल है, बैलेंस एज पर कैश बुक दो ही टाइप का हो सकता है, या तो हो सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, या हो सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस। जब बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस होगा उसको फेवरेबल बैलेंस भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस से मतलब फेवरेबल, सही है यार, इतना मतलब डेबिट ये रिप्रेजेंट करता है, उतना पैसा है, अच्छी बात है, फेवरेबल है। तो अनफेवरेबल है तो दिक्कत है। या अगर इधर साइड आएगा तो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, अगर ऐसा लिखा है क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, ये भी देखना पड़ेगा कि पासबुक का बैलेंस तो नहीं दिया, अभी मैं कैश बुक समझा रहा हूँ, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है ये समझा रहा हूँ, फिर पासबुक का भी समझाऊंगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस अगर ऐसा कुछ दिया है तो उस चीज किसको रिप्रेजेंट करता है? ओवरड्राफ्ट को या अनफेवरेबल को। ऐसे भी आप पर लिखा हो सकता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस, या बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, इस तीनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि कैश बुक का दो बैलेंस हो सकता है क्वेश्चन में, डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल और क्रेडिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल। सेम एज इट इज पासबुक का भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, अभी समझाया था मैंने। तो पासबुक में जो क्रेडिट साइड अमाउंट होगा उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, यानी जब हम पासबुक प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है बैलेंस 30,000 रुपीज, ठीक है ना, चलो मान लो 38 कर देते हैं, बैलेंस 38,000 रुपीज क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ है, यानी मेरे बैंक अकाउंट में 38,000 रुपए है। यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस आया था वो फेवरेबल था, लेकिन पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए फेवरेबल है। समझा चुका ना रीजन क्यों है इसके लिए? इसके लिए क्योंकि पासबुक होता है उनके लिए क्रेडिटर की तरह चलता है, लायबिलिटी की तरह, इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं, और कैश बुक हमारे लिए एसेट की तरह, इसलिए हम डेबिट बैलेंस दिखाते हैं। तो अगर आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो आपके लिए फेवरेबल है, मतलब सही है, ठीक है। तो सर सेम एज इट इज पासबुक का भी हो सकता है, क्या हो सकता है? तो पासबुक का हम बोल सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है इसका मतलब क्या हो? फेवरेबल है, मतलब सही है, अच्छी बात है। लेकिन जब मेरा कैश बुक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है तो पासबुक में भी ओवरड्राफ्ट हो सकता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने अगर एक्स्ट्रा खर्च कर दिया तो पासबुक में एक्स्ट्रा प्रिंट होके आएगा ना, तो एक्स्ट्रा प्रिंट होके आएगा तो वहां भी ओवरड्राफ्ट आ सकता है। यानी अगर जो पासबुक आपने प्रिंट कराया और वहां पे जो लिखा हुआ है बैलेंस डेबिट में लिखा है 5,000 या 6,000 8,000 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, लेट मैंने 8,000 यहाँ पे लिख दिया, 8,000 रुपए, तो अगर आपके पासबुक में डेबिट वाले कॉलम में बैलेंस लिखा हुआ 8,000 रुपए, यानी ये जो बैलेंस शो करता है ये बैलेंस शो करता है बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस। और डेबिट का मतलब क्या है पासबुक के लिए? अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बैलेंस कितना? पासबुक, ठीक है। तो आपके पास चार बैलेंस हो सकते हैं। अब इन चारों में से कोई एक बैलेंस देगा आपको कंपेयर करने के लिए दूसरे स्टेटमेंट से। या तो देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का दिया है तो एसेट, एसेट यानी डेबिट बैलेंस है तो फेवरेबल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एसेट का क्रेडिट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट है, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट है, अनफेवरेबल। लेकिन सेम इसका रिवर्स पासबुक में, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो फेवरेबल है, सही है, और डेबिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल है यानी ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो इसको हम अनफेवरेबल बोल सकते हैं या ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। तो ये चार बैलेंस हमारे क्वेश्चन में दिए होंगे। अब देखो कंपेयर किसको करना है? कंपेयर मुझे कैश बुक को और पासबुक को कंपेयर करना है, और उसको जब कंपेयर करते हैं और रिकॉन्साइल करने के लिए उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यानी ये आपके पास स्टेटमेंट देखो ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा जब क्वेश्चन करने जाओगे। तो सबसे पहले जब कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो भाई कंपैरिजन इन दोनों का मैं स्टार्ट करेंगे तो इसका और इसका किसी एक का मुझे बैलेंस तो पता होना चाहिए ना, किसी एक का बैलेंस पता होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन में बैलेंस देगा,
बोलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस 30,000। मतलब क्या है, मतलब ये कह रहा है कि जो कैश बुक आपको डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 30,000 रुपए का, और पासबुक में इतना कम है या इतना ज्यादा है, आप रिकॉन्साइल करो, स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले इस चारों में से कौन सा बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन स्टार्ट करते समय, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही फिर आगे की चीजें चलेंगी। यहाँ पे क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर, या तो कैश बुक दिया होगा तो कैश बुक लिखोगे डेबिट बैलेंस, या हो सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस हो, या हो सकता है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस हो, या बैलेंस एज पर पासबुक क्या हो, डेबिट बैलेंस हो। मतलब इसमें से चारों में से कौन सा बैलेंस दिया हुआ है उसको पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके हिसाब से बाकी की जो चीजें हैं वो प्लस और माइनस होंगी इन्हीं के हिसाब से। अगर देखो, अगर मेरे पास बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल यानी ओवरड्राफ्ट है, सेम ट्रांजेक्शन जो इस केस में प्लस हो रहा था इस केस में माइनस हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, देखो, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, ₹5,000 हमने चेक इशू किया था, बट जिसको हमने चेक दिया था वो पेमेंट लेने नहीं आया, तो इससे मेरा कैश बुक और बैंक में डिफरेंस आ गया, पासबुक और बैंक में कैश बुक में डिफरेंस आ गया। अब इसको मैं, इस जो आइटम है ये डिफरेंस आ गया, अब जब मैं रिकॉन्साइल करूंगा तो इसको मैं इस प्लस वाले कॉलम में लिखूं या माइनस वाले कॉलम में लिखूं, ये डिपेंड करता है कि मेरे पास इन चारों में से कौन सा बैलेंस दिया हुआ है। समझो, अगर मेरा लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, मतलब मेरा कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, स्टार्ट यहां से करना है, तो फिर सारी की सारी एंट्री जो है इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगी। मतलब इसी को कंपेयर किया जाएगा, इसी को इस बैलेंस के अकॉर्डिंग इससे कंपेयर किया जाएगा। तो ये सर प्लस होगा माइनस होगा ये नहीं समझा रहा, वो तो अभी आगे समझाऊंगा। तो इस केस में ये हो जाएगा प्लस। सर प्लस कैसे होगा, क्या रीजन है, वो छोड़ो अभी बताऊंगा ये। लेकिन अगर ऐसा दिया हो बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, तो सेम अमाउंट जो यहाँ पे प्लस हो रहा था अब हो जाएगा माइनस। मतलब देखो, ये जो क्वेश्चन एक ही है, कभी प्लस साइड जा रहा है कभी माइनस साइड जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि सर ये बैलेंस पहले ये दिया हुआ था डेबिट बैलेंस, लेकिन अब बैलेंस इसका दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें भी सेम ऐसी है। अगर सेम यही क्वेश्चन है और ये वाला बैलेंस दिया हुआ कौन सा वाला, क्रेडिट वाला बैलेंस, तो माइनस हो जाएगा। ये वाला बैलेंस दिया हुआ था प्लस हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, ये कितना जरूरी है चारों बैलेंस मेरे को समझ में आना, क्योंकि इसके हिसाब से मेरे को सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, और बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस यानी इसका भी फेवरेबल, दोनों का फेवरेबल फेवरेबल, इसका भी फेवरेबल और इसका भी फेवरेबल, इस दो केस देखो, एक केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, टोटल आपकी बुक में 4 केस दिए हुए हैं, और हर केस में कुछ एंट्रीज लिख के उसने समझाया कि कब कौन सी एंट्री किस केस में प्लस साइड जाएगा और किस केस में माइनस साइड जाएगा। लेकिन आपको उस एंट्रीज को पढ़ने हैं, कोई दिक्कत नहीं, रटना नहीं, याद नहीं करना, क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूँ कि उसको कैसे पता करेंगे कि कब किस साइड जानी है। तो टोटल कितने केस है, 1 2 3 4। तो पहले हम कौन सा सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे कि अगर डेबिट बैलेंस दिया हो कैश बुक का, तो कब कौन कौन सी एंट्री प्लस साइड जाएगी, कब कौन कौन सी एंट्री माइनस साइड जाएगी। फिर हम उसी में देखेंगे कि वही सेम एंट्री अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल दिया हो, तब कौन सी एंट्री प्लस साइड जाएगी और कौन सी एंट्री माइनस साइड जाएगी। फिर वही सारी एंट्री ओवरड्राफ्ट में किस साइड जाएगी, फिर वही सारी एंट्री इस केस में की जाएगी। मतलब एंट्री एक ही होगी आपका, जैसे यही एंट्री है, इसी एंट्री को हम चारों से देखेंगे कि इस केस में किस साइड जाएगा, प्लस या माइनस साइड में, इस साइड में, इस केस में प्लस या माइनस साइड में, इस केस में प्लस या माइनस में, या इस केस में प्लस या माइनस में। एक ही क्वेश्चन को हम चारों से देखेंगे कि जब हमारे पास स्टार्टिंग बैलेंस
इन चारों में से कौन सा दिया होगा तो ये किस साइड जाएगा। ऐसी एक एंट्री नहीं, हम बहुत सारी एंट्री देखेंगे और उसको हम सीखेंगे, समझेंगे कि कब प्लस में साइड जा रहा है उसका रीजन क्या है, माइनस साइड क्यों जा रहा है उसका क्या रीजन है, बस। और फिर हमारा चैप्टर 100% फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो आओ हम फटाफट क्या करते हैं, एंट्री सीखते हैं कि कब माइनस साइड जाना है, कब प्लस साइड जाना है और कौन से बैलेंस में कब जाना है। क्लियर है ना। तो देखो अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, 2 मिनट समझो जरा ध्यान से। यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट बनाया है, ठीक है ना। जरा देखो हम करने क्या आने वाले, एक एग्जांपल लेता हूं मैं बहुत छोटा सा। आप सपोज कर लो कि आपके पास जो कैश बुक है, कैश बुक में जो बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस, वो लिखा है बाई बैलेंस CD 20,000, 20,000 रुपये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपका बैंक बैलेंस है वो 20,000 होना चाहिए। और जो मैंने पासबुक में मैंने प्रिंट कराया तो वहां पे रुपीज आया 18,000, 18,000 रुपये। बीआरएस का क्या मतलब है, हम करने के वाले हैं अभी वही समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना गैप है, तो सर 2,000 रुपीज का डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ था, और एडजस्टमेंट लिखा हुआ था चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक ₹2,000। यानी हमने 2,000 रुपये का चेक डिपॉजिट तो किया था, उसे बैंक ने क्रेडिट नहीं किया हमारे अकाउंट में। तो अगर देखा जाए तो ये 2,000 रुपये, यानी यहाँ पे अगर मैं 20,000 रुपीज लिखता हूं, अभी मैं क्यों लिख रहा हूं समझाऊंगा, ध्यान से देखना। और ये 2,000 रुपये जाएगा माइनस साइड, माइनस साइड क्यों जाएगा बताऊंगा। तो मेरा नेट आंसर इसका कितना आएगा, इस बुक का आंसर कितना आएगा ये बीआरएस का, तो सर यहाँ पे 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस यहाँ पे आएगा 18,000, 18,000 रुपये। यानी कैश बुक का जो बैलेंस था 20 था और बैंक का बैलेंस कितना आना चाहिए, 18,000 रुपीज आना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि 2,000 रुपये का चेक क्लियर नहीं हुआ। और देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 ही आ रहा है। तो ये मेरा रिकॉन्साइल हो गया। अब क्या हो गया सर, रिकॉन्साइल का क्या मतलब, मतलब ये कि मेरे को समझ में आ गया कि जो डिफरेंस है इसी 2,000 रुपये का है। ये देखो आंसर 18,000 आ गया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक का जो बैलेंस होगा वही आंसर आएगा, और अगर पासबुक से स्टार्ट करोगे तो जो कैश बुक का बैलेंस होगा वही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों इक्वल 20-20 हजार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों है, इसी 2,000 की वजह से है, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे और हम कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपके पास लिखा होगा यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक है या पासबुक है। तो मैं सपोज करता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, कैश बुक। अब कैश बुक में भी 2 बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो फिलहाल मैं इसको लिख के चलता हूँ डेबिट वाला। डेबिट का मतलब क्या है, फेवरेबल बैलेंस। ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस, है ना। यानी इसका भी मैं फेवरेबल लेके चलता हूं। ध्यान देना, आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक साथ दोनों स्टेटमेंट, यानी अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस जहां से आप स्टार्ट करोगे उसका बैलेंस पासबुक का दिया हो तो एंट्रीज क्या बनेंगी, या फिर कैश बुक का दिया हो तो एंट्रीज क्या बनेंगी, ये मैं बता रहा हूं। मैंने बताया ना कि अभी अभी थोड़ी देर पहले कि आपके पास स्टार्टिंग 4 टाइप के बैलेंस होंगे, कैश बुक का बैलेंस हो सकता है और पासबुक का। अब कैश बुक में 2 बैलेंस डेबिट क्रेडिट वाले और पासबुक में 2 बैलेंस क्रेडिट और डेबिट वाले। तो अभी हम सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस दिया हो, तब हम कौन से ट्रांजेक्शन को प्लस साइड लिखेंगे और कौन से ट्रांजेक्शन को माइनस साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे यानी बीआरएस बनाना स्टार्ट करोगे तो लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, जैसा आपके बैलेंस दिया होगा
हमने मान लिया कि सर 25,000 दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे प्लस वाले कॉलम में 25,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन रीड करेंगे। जो अमाउंट दिया हुआ था उसको मैंने लिख दिया। एक ही अमाउंट दिया होगा, या तो कैश का दिया होगा या पासबुक का दिया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, ये सारे मेरे क्या हो सकते हैं, डिफरेंसेस जो रीजन हमने अभी पढ़े थे। सबसे पहला डिफरेंस क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया था लेकिन वो पेमेंट के लिए पर्सन नहीं आया, तो ये क्या होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, इधर देखो जरा, हमारे पास ये है कैश बुक और ये है पासबुक, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम चेक इशू करेंगे तो कैश बुक में किस साइड एंट्री करेंगे, तो सर क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। यानी हम कैश बुक में क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। कैश बुक में क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। लेकिन बंदा जो था, जिस पर्सन था, वो पैसे लेने तो आया नहीं, तो क्या पासबुक से पैसा डेबिट हुआ, यानी पासबुक से पैसा कटा? नहीं सर, पासबुक से कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है। हमने चेक दे दिया, कैश से माइनस कर दिया, यानी कैश बुक में जो बैंक कॉलम था उसको क्रेडिट साइड हमने बाई चेक या बाई रामश्याम कुछ भी लिख दिया। यानी मैंने अपने कैश बुक में, यहाँ जो कंपनी में जो मैंने कैश बुक में जो बैंक कॉलम था वहां मैंने डिक्रीज तो कर दिया, लेकिन बैंक में बैंक बैलेंस मेरा कम होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा लेने गया ही नहीं वहां पे, तो पासबुक में डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन मैंने तो डिक्रीज कर दिया ना, तो अब मैं क्या करूं रिकॉन्साइल करने के लिए, कैश बुक में ऑलरेडी डिडक्ट क्या कर सकता हूं, डिक्रीज कर चुका हूं, लेकिन मैंने पासबुक में कुछ भी एंट्री नहीं किया बैंक वालों ने। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, सिंपली बराबर करना है। ये देखो, ये मेरा है कैश बुक और ये है मेरा पासबुक, ठीक है ना। ये मैंने, जब मैंने आपको चेक दिया तो मैंने कैश बुक डिक्रीज कर दिया। अब जरा मुझे बताओ, ये पासबुक डिक्रीज कब होगा, जब वो पर्सन पैसे लेने आएगा। वो तो पर्सन ने पैसे लेने आया, क्या बोला, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पैसे लेने आया। अब मैं दोनों को बराबर कैसे करूं, अब मैं इन दोनों को बराबर कैसे करूं, तो कहोगे सर आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसको भी कम करो, दोनों बराबर हो गया, या फिर आप इसको बढ़ा दो। दो ही रीजन है ना, या तो आप अपने पासबुक को भी माइनस कर दो, जैसे कैश बुक में माइनस किया वैसे पासबुक माइनस कर दो, हो गया बराबर। या फिर कैश बुक को इंक्रीज कर दो। दोनों तरीके सही है। अब मैं करूं कौन सा, कोई एक कर सकता हूं, तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको पासबुक को कम करोगे या कैश बुक को बढ़ाओगे। ये दोनों डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा दिया हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि आपका स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा दिया हुआ है। अगर आपका बैलेंस दिया है कैश बुक का, तो आप सिर्फ और सिर्फ कैश बुक की एंट्री करोगे। मतलब क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या बोला था, बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000, यानी जो स्टार्टिंग बैलेंस था वो कैश बुक का दिया हुआ था। तो इस केस में मैं कैश बुक को इंक्रीज करूंगा, पासबुक को मैं डिक्रीज नहीं कर सकता। फिर से समझो, दो तरीका है। मैंने क्या बोला, मैंने चेक दिया तो मैंने कैश बुक को कम कर दिया, पासबुक कम नहीं हुआ क्योंकि पेमेंट लेने नहीं आया। अब मैं इन दोनों को इक्वल कैसे करूं, दो तरीका है। या तो आप ये देखो, रेड वाला जो मार्कर ये पासबुक है और ब्लैक वाला कैश बुक है, ठीक है, लिख लो हाथ में। तो ये मैंने दो तरीका, या तो मैं पासबुक को भी कम करूं तो ही बराबर हो सकता है, या मैं कैश बुक को बढ़ा दूं तो ही बराबर हो सकता है। अब सर मैं क्या करूं, कैश बुक को बढ़ाऊं या पासबुक को कम करूं, तो मैंने कहा कि वही एंट्री करनी है। कैश बुक को बढ़ा भी सकता हूं और पासबुक को कम भी कर सकता हूं, दोनों सही है, बट मैं करूं कौन से। आपने कहा कि सर जिसका बैलेंस दिया हुआ है उसी की एंट्री करो। बैलेंस किसका दिया है मेरे पास स्टार्टिंग में, कैश बुक का या पासबुक का? सर कैश बुक का, यानी इसका दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी में एंट्री करनी पड़ेगी, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी मैं क्या करूंगा, इसको ही बढ़ाऊंगा, इसको मैं घटा नहीं सकता। बस सिंपल है। तो यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाले केस में मैं कैश बुक को प्लस करूंगा, मैं कैश बुक को प्लस करूंगा क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था। ठीक है सर, तो अमाउंट ले लेते हैं 10,000। तो क्या किया मैंने, कैश बुक को कम कर दिया था, पासबुक कम तो हुआ नहीं, तो मैंने वापस से कैश बुक को बढ़ा दिया। तो मैं इस जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसा कोई भी केस आए और आपका स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक दिया होगा, तो आप किस साइड लिखोगे, इसको प्लस साइड लिखोगे।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी, समझ में आ गया। अब मैंने याद नहीं करवाया, अब ये याद मत करने बैठना कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऐड होगा, अभी देखो माइनस भी होगा, समझाता हूँ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। सर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अब देखो ये दोनों इक्वल था, मैंने आपको चेक दिया, कैश बुक को कम कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, या तो इसको भी कम करूं या इसको बढ़ाऊं। आपने कहा कि सर आपके पास जो बैलेंस दिया होगा उसी के हिसाब से सोचो। अब मैंने, अगर ये दोनों एक साथ नहीं बनेगा, या तो यही बनेगा यही बनेगा, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस किसका दिया हो, पासबुक का दिया हो, तो पासबुक यानी इसका दिया हो, तो तब तो मैं इसको भी नहीं बढ़ा सकता। अब मैं कैश बुक को बढ़ा सकता हूँ क्या, क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का दिया था तो ही मैंने कैश बुक को घट बढ़ाया था, लेकिन अब बैलेंस दिया है पासबुक का, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा माइनस, पासबुक को क्या कर दूंगा, माइनस, पासबुक को क्या कर दूंगा मैं, माइनस। यानी यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो पासबुक से कैश बुक में हो रहा है, और यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो कैश बुक से पासबुक में हो रहा है। तो अगर कैश बुक से कंपैरिजन स्टार्ट है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचो, और पासबुक से कंपैरिजन स्टार्ट है तो पासबुक के अकॉर्डिंग सोचो, बिल्कुल इजी है। अब जो चेक इशू हुआ था, आपने चेक दिया, कैश बुक को कम कर दिया, लेकिन वो पर्सन पैसे लेने नहीं आया, तो जो मेरा बैंक था यानी पासबुक था उसको कम तो उन्होंने किया नहीं। अब देखो क्या हो गया, बराबर नहीं है, इसको बढ़ाऊं या इसको कम करूं, तो सर आप इसको कम करो। क्यों, क्योंकि अब आपका स्टार्टिंग बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक, पासबुक का दिया हुआ है। क्लियर है ना, पासबुक का कौन सा दिया हुआ है, फेवरेबल बैलेंस। अभी दोनों का फेवरेबल फेवरेबल समझ रहे हैं, फिर पासबुक का अनफेवरेबल और कैश बुक का अनफेवरेबल उसे भी समझना है। तो सेम क्वेश्चन को, अगर यही सेम क्वेश्चन, यानी जो फर्स्ट है यही सेम क्वेश्चन अगर इस केस में आता है तो इस केस में ये जाएगा माइनस साइड। समझ में आया ना, मैंने इसी को पासबुक को भी कम कर दिया, इक्वल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी अमाउंट हम लिख देते हैं समझने के लिए। तो देख रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन, एक केस में प्लस साइड जा रहा है तो एक केस में माइनस साइड जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस अलग अलग दिया हुआ है। अब देखो क्या बोला हुआ, कह रहा है कि चेक और कैश डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक एंड चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या मतलब है, किसी ने चेक डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब कोई कस्टमर था या कोई भी था, किसी भी रीजन की वजह से चेक जो था वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हो गया, या फिर बोला है चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड, या हमने कोई चेक था जो बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस केस में क्या एंट्रीज बनेगी, प्लस होगा या माइनस होगा। जब भी आपको कुछ भी बीआरएस का क्वेश्चन कर रहे हो, बस सिंपल क्या करना है, ऐसे लिख लेना है, एक कैश बुक और एक पासबुक। चेक जो है वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट किया गया है और कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, ना बढ़ा ना घटा। क्यों, क्योंकि कोई कस्टमर आया बैंक में पैसा जमा करके चला गया, तो हमें क्या पता, या फिर हमने ही डिपॉजिट कर दिया चेक और कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एंट्री नहीं की या किसी ने जमा कर दिया मैं नहीं पता, दोनों केस में एंट्री तो नहीं हुई ना, तो कैश बुक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन पासबुक में पैसा इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो हमने चेक डिपॉजिट किया उससे पैसा बढ़ जाएगा पासबुक में, या फिर जो कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया उससे भी पासबुक बढ़ जाएगा। फिर से डिफरेंस आ गया, पासबुक इंक्रीज हो गया और कैश बुक ना तो इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा है। अब जरा बताओ मुझे मैं क्या करूं, मेरे पास फिर से दो ऑप्शन है, या तो जितना पासबुक इंक्रीज हुआ है ना उतना ही मैं कैश बुक को भी इंक्रीज कर दूं, भाई जितना पासबुक बढ़ा है उतना कैश बुक बढ़ा, बराबर हो गया। या फिर एक तरीका और है कि सर एक काम करो, जितना पासबुक बढ़ा था उतना ही पासबुक को कम कर दो, फिर दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों तरीका सही है, कौन सा करूंगा, सर बैलेंस देख लेते हैं। तो अगर स्टार्टिंग बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तब तो मैं, बैलेंस किसका दिया स्टार्टिंग, कैश बुक का, तो मैं पासबुक को तो कुछ कर ही नहीं सकता, भूल जा, फिर पासबुक को बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको कैश बुक से चलना है। तब मैं क्या करूं, सर आप कैश बुक को भी बढ़ा दो, बराबर हो जाएगा। यानी सेकंड वाली जो एंट्री है वो अगर कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो प्लस होगा। कैश बुक का कौन सा वाला बैलेंस, डेबिट वाला, फेवरेबल चल रहा है, अभी अनफेवरेबल की बात नहीं कर रहा मैं। सेम सिचुएशन,
अगर ये यहाँ पे आता है, यानी स्टार्टिंग बैलेंस किसका दिया होगा, पासबुक का, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, कैश बुक को तो अब कुछ नहीं कर सकते, मेरा पासबुक इंक्रीज हो गया ऑटोमेटिक और कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं। अब क्या करूं, अब इसको मैं बढ़ा नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता कैश बुक को, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है वो पासबुक से स्टार्ट हुआ है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पासबुक के अकॉर्डिंग ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं पासबुक को कम कर दूंगा, तो सेम यही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ, बहुत ही इजी है। आई नो लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाले बच्चे टाइम और लेक्चर नहीं देखते। पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, टाइम लगेगा। अगर नहीं तो 15-20 मिनट की वीडियोस बहुत है, यूट्यूब पे देख के सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है तो हो सकता है जो मेरा गला हो आपकी मतलब आवाज क्लियर ना आ रहा हो, गला बैठा हुआ है और सर्दी भी बहुत तगड़ी वाली हो रखी है। देखो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, चार्ज नहीं किया, अलाउड किया, मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। इससे क्या होगा, इससे सर अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो मेरा पासबुक इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक को भी इंक्रीज कर दूंगा, हो गया बराबर। यानी अगर कैश बुक में एंट्री करनी हो तो प्लस में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कैश बुक में एंट्री नहीं करनी हो तो सर पासबुक बढ़ गया और कैश बुक तो बढ़ा ही नहीं। अब बराबर कैसे करें, एक बढ़ गया दूसरा नहीं बढ़ा, तो हम क्या करेंगे, उसको भी कम कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना बढ़ाया था उतना ही माइनस कर देंगे तो ही बराबर होगा। यानी अगर ये वाला क्वेश्चन हो पासबुक का तो ये भी यहाँ माइनस हो जाएगा। देख रहे हो, जो चीजें यहाँ प्लस हो रही है वो चीजें यहाँ पे माइनस हो रही है। तो अब ये भी एक तरीका है कि अगर आपको एक समझ में आ जाता है तो दूसरे वाले केस में उसका रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो ज्यादा अच्छा है। नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एग्जाम में टाइम नहीं है, तो ये थोड़ा सा अप्लाई हो जाता है जल्दी जल्दी में, चलो यार यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, या माइनस तो यहाँ प्लस। ये तब की बात है जब नहीं हो रहा क्वेश्चन, अभी तो कॉन्सेप्ट समझने का टाइम है, तो समझो ना, क्या दिक्कत है। इंटरेस्ट एंड, क्या बोला, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कहीं से इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, कहीं से डिविडेंड कलेक्ट किया। सेम वही सिचुएशन यही वाली, अगर बैंक ने कलेक्ट किया तो हमें तो पता नहीं था, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट यानी पैसा बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में हम भी बढ़ा देंगे। तो यानी अगर कैश बुक का क्वेश्चन हो तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर कैश बुक में नहीं बढ़ा सकते तो पासबुक को कम कर देंगे, ये भी एक तरीका हमारे लिए। तो अगर पासबुक से स्टार्ट करते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या दिक्कत है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, इससे जी चैप्टर देखा नहीं होगा आज तक, बस प्लस माइनस ही करना है और क्या करना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज का मतलब क्या है, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो डिपॉजिट किया था उसका हमें पैसा मिल गया। तो सर उसका पैसा मिलेगा तो क्या होगा, बैंक वाले ऑटोमेटिक हमारे कैश बुक को प्लस कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब हमें तो पता ही नहीं था, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी बढ़ा देंगे अपने कैश बुक को, बराबर हो गया। तो अगर कैश बुक का क्वेश्चन होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा। लेकिन अगर कैश बुक में आप नहीं बढ़ा सकते तो फिर से पासबुक से मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग बैलेंस अगर पासबुक का होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 6, रॉन्गली क्रेडिट ग्रांटेड बाय बैंक, गलती से बैंक ने कुछ पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। अब गलती से क्रेडिट किया हो या कहीं से भी क्रेडिट किया हो, इससे इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि आपका पासबुक इंक्रीज हो जाएगा, तो आप कैश बुक को भी इंक्रीज करो। सिंपल फंडा है, अगर पासबुक बढ़ गया तो आप कैश बुक को भी बढ़ा दो, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर कौन सा है, 6, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मेरा। लेकिन अगर सर हम पासबुक को नहीं बढ़ा सकते तो, और पासबुक को नहीं बढ़ा सकते इसका सीधा सा फंडा ये है कि आपका जो बैलेंस है, ओके सॉरी, अगर हम कैश बुक को नहीं बढ़ा सकते तो फिर हमें कैश बुक अगर हमने इंक्रीज नहीं किया तो पासबुक को डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी पॉइंट नंबर 6, अगर बैलेंस कैश बुक का हुआ तो प्लस और बैलेंस पासबुक का हुआ तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद लिखा है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, चेक डिपॉजिट कर दिया, बट बैंक ने वो अब पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। अब देखो यहां से अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हमने जो चेक डिपॉजिट किया है
तो क्या सोचेंगे हम अपने बैंक कॉलम में, यानी कैश बुक वाला जो बैंक का कॉलम है वहां पे पैसे को प्लस कर देंगे, यानी इंक्रीज कर देंगे, यानी पैसे आ गए डेबिट से एंट्री कर देंगे ना कि ये चेक आया, तो चेक आने की एंट्री क्या बनते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू XYZ जहां से पैसा आया हो, ये एंट्री बनते हैं ना। तो मैंने बैंक में प्लस कर दिया, यानी जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम था वहां पैसा मैंने बढ़ा दिया कि चलो भाई पैसे मिल गए मेरे को, पैसे आ गए, पैसे आ गए। और वो चेक मैंने पास जाके बैंक में डिपॉजिट किया, और बैंक में डिपॉजिट किया, बट बैंक ने मेरे पैसे को इंक्रीज नहीं किया, यानी पासबुक में कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है, और मैंने तो यहाँ से बढ़ा दिया था। क्या लिखा है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, मैंने तो डिपॉजिट कर दिया था, बैंक ने वहां पे क्रेडिट नहीं किया। क्या करूं सर, दो तरीका है, या तो सर पासबुक को भी बढ़ाओ बराबर हो जाएगा, या फिर कैश बुक को कम करो। पासबुक को कब बढ़ाएंगे, जब स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का दिया हो, यानी इस केस में पॉइंट नंबर 7 में ये हो जाएगा प्लस। लेकिन सर अगर पासबुक का बैलेंस नहीं दिया तो, कैश बुक का दिया स्टार्टिंग बैलेंस तो क्या कर देंगे, फिर इसको फिर मुझे माइनस, जितना बढ़ाया था उतना माइनस, दोनों बराबर हो गया, यानी पॉइंट नंबर 7 यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो चेंज हो गया, अब तक वो प्लस में चल रहा था, ये माइनस में, अब ये माइनस में चल रहा है, वो प्लस में चल रहा है। इसके बाद क्या लिखा है, चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर। अगर चेक या कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, उस केस में बैंक आपके अकाउंट से उतना पैसा तुरंत डिडक्ट कर देता है, यानी डिडक्ट करेगा तो क्या होगा, पासबुक से ऑटोमेटिक पैसे कम हो जाएंगे। क्या करो फिर मैं, कैश बुक से भी कम कर दो, हो गया बराबर। तो यानी पॉइंट नंबर जो 8 होगा वो कैश बुक से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस वाले कॉलम में एंट्री की जाएगी जितना अमाउंट होगा। लेकिन सर अगर हम कैश बुक को कम नहीं कर सकते तो, यानी पासबुक का स्टार्टिंग है तो हम क्या करेंगे, फिर से जितना उसने कम किया है बैंक ने उतना ही हम बढ़ा देंगे, यानी प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, ये लो हो गया, क्लियर है। इसके बाद क्या लिखा मेरे पास, पॉइंट नंबर 9, बैंक चार्जेस चार्ज। बैंक ने चार्ज लगा दिया, यानी बैंक जब चार्ज करता है तो हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक उतना पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो डिडक्ट होगा तो क्या होगा, पासबुक कम हो जाएगा, तो हम भी कैश बुक को कम कर देंगे, यानी ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 9 भी माइनस होगा, और इधर माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। देख लो, या तो यहाँ से कम हो गया और यहाँ पे आपने कोई एंट्री नहीं की, तो फिर से यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, यानी इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन सबको मैं बताता हूँ। देखो इंटरेस्ट चार्ज, वही सेम जैसे बैंक चार्ज है वैसे इंटरेस्ट चार्ज है, किसी बात का इंटरेस्ट बैंक ने डिडक्ट कर लिया तो क्या होगा सर, पासबुक से पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैश बुक से भी कम कर देंगे, ये हो गया। या फिर कैश बुक से कम नहीं कर सकते तो पासबुक को वापस बढ़ा देंगे, यानी पासबुक में प्लस हो जाएगा, ये भी हो गया मेरा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 क्या रहेगा, डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हमारे किसी इंस्ट्रक्शन पे, हमारे कहने पे बैंक ने हमारा LIC या हमारा कोई सा भी एक्सपेंडिचर या कोई सी भी लाइबिलिटी का पेमेंट बैंक ने कर दिया डायरेक्टली। हमारा इंस्ट्रक्शन था कि हर महीने आप LIC में 5,000 रुपये जमा कर देना, यानी आपके अकाउंट में अगर पैसे होंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको बिना बोले 5,000 हर महीने LIC में डिपॉजिट कर देगा बैंक। ये इंस्ट्रक्शन होता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इसे कहते हैं। तो बैंक ने क्या किया, हमारे LIC में 5,000 रुपये जमा करा दिया, तो बैंक के पासबुक से पैसा कम हो गया, तो कैश बुक से हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर कैश बुक में एंट्री नहीं करना चाहते हो तो पासबुक में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी चीजें हैं, ये दोनों भी सेम एज इट इज वैसी चलेंगी। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, गलती से बैंक ने पैसा हमारे अकाउंट से कम कर दिया, तो कम कर दिया उसने तो हमें भी कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा पासबुक के अकॉर्डिंग। या फिर हम क्या करेंगे, पासबुक में एंट्री नहीं कर सकते तो सॉरी कैश बुक के अकॉर्डिंग माइनस करना पड़ेगा, या कैश बुक में एंट्री नहीं कर सकते तो पासबुक को फिर से मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, यानी प्लस हो जाएगा। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिट। अब देखो भाई, हमने रिकॉर्ड कर दिया बट डिपॉजिट नहीं किया, मतलब क्या इसका, मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कैश बुक में प्लस तो कर दिया, मतलब ये दिखा दिया कि हम डिपॉजिट करेंगे, बट बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो बैंक बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा ना। अब क्या करूँ मैं, तो मैं जितना मैंने बढ़ाया था उतना कम करो, यानी माइनस। या फिर एक तरीका ये भी है कि अब भाई उसको क्या करो, डिपॉजिट करो, यानी बढ़ाओ पैसे, उधर भी बढ़ाओ। तो मैंने पासबुक में होगा तो क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो ये हमने केस 1 और केस 2 100% कंप्लीट कर लिया।
मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आएगा। लेकिन ये वीडियो देखो बहुत बड़ी बन गई। इस वीडियो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी पार्ट 2 आएगा, उसमें इसी दो केस पे, केस 1 और केस 2 जो मैंने समझाया है, इसी दो केस पे कुछ बड़े क्वेश्चंस हम कर लेंगे ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। फिर जो पार्ट 3 होगी आपकी वीडियो की, पार्ट 3 में जो दो ओवरड्राफ्ट के बचे हैं यानी बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट है अनफेवरेबल, उन सारे केसेस में इन्हीं सारी एंट्रीज यही रहेंगी, लेकिन उन सारे केसेस में उनका क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा वो हम समझेंगे, और फिर उसके बाद उसका भी दो हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th और 12th की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 11th और 12th की अकाउंटेंसी की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और शेयर जरूर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए मेहनत करते रहें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।